हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बच्चों, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। काफी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिज्म होता कैसे है। तो ये बच्चों आपके लिए प्रिज्म है। प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार भाग और 3 आयताकार भाग से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला भाग त्रिभुजाकार है, सेम इसके बच्चों नीचे वाला भाग भी त्रिभुजाकार है और 3 आयताकार पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा। जैसे एक ये हो गया, एक इधर और एक बच्चों नीचे वाला भाग। तो ये त्रिभुजाकार 2 पृष्ठ हैं इसमें और 3 आयताकार पृष्ठ हैं। इनसे मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसका मैं अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं रहता वो चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं आती है टाइम पास करने के लिए, समझ रहे ना। क्योंकि आज हम पूरा अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कट में, है ना, ताकि भाई साहब टाइम लॉस ना हो। तो चलो हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास AVC एक प्रिज्म है। AVC त्रिभुजाकार एक प्रिज्म यहाँ पर अंकित है। कुल मिलाकर बच्चों जैसे पृष्ठ यहाँ पर ऐसा हम रख देते हैं, ये प्रिज्म कुल मिलाकर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक प्रिज्म का कोण हो जाता है बच्चों। अब प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित कराई जाती है तो बच्चों प्रकाश किरण ऐसे इधर से निर्गत हो जाती है। यानी इसको हम बीच में रख दें तो प्रकाश किरण यहाँ से आपतित कराएंगे तो अंदर अपवर्तित होगा बच्चों, फिर इस तरीके से ये निर्गत हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आप मोबाइल से ही देख लो बच्चों, मैं ये मोबाइल का टार्च ऑन कर रखा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल का टार्च है बच्चों। इस पृष्ठ पर आपतित हो रही, देखिए निर्गत होकर के इस दिशा में जा रही है। देखो बच्चों, इस पृष्ठ पर आपतित करा है मैंने, इधर से निर्गत होकर के चली गई है। आपको इससे बहुत बढ़िया डायग्राम समझ में आ रहा होगा। प्रकाश किरण इस पर हमने आपतित कराया तो इधर से निर्गत होकर के जा रही है, देख सकते हो। वो तो एंगल जैसे जैसा हम बनाते जाएंगे, जैसा जैसा एंगल रहेगा बच्चों, देखिए एंगल यदि टेढ़ा रहेगा तो फिर ये भी टेढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके समझ में आने वाला है। तो डायग्राम भाई साहब ये चलो कि जैसे हमारे पास प्रिज्म है बच्चों, ABC प्रिज्म है। प्रकाश किरण P से चलता है बच्चों, Q पर आपतित होता है, अपवर्तन के बाद अंदर चलता है, फिर निर्गत होकर के बाहर चला जाता है। अब बच्चों यहाँ पर कोण A जो हुआ ये प्रिज्म का कोण है, ध्यान रखना। और बच्चों जैसे ये आपतित किरण है, PQ आपतित किरण है और फिर अंदर QR और फिर बाहर फिर से निकला RS दिशा में। अभी आपने डायग्राम में तो बहुत बारीकी समझा होगा कि प्रकाश किरण P से Q दिशा में चली, फिर अंदर अपवर्तित हुई तो ये अपवर्तित किरण हो गया। भाई ये आपतित किरण हुआ, अंदर अपवर्तित हुई, है ना, तो QR अपवर्तित किरण है। फिर बच्चों RCS दिशा में तो ये निर्गत किरण है, याद रखिएगा। तो यदि मैं बात करूं तो ये आपतित किरण है और ये बच्चों निर्गत किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं बच्चों हम क्या, विचलन कोण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, विचलन कोण बोलते हैं, याद रखिएगा। डेल्टा क्या है बच्चों, विचलन कोण है। यहाँ पे देखिए डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। विचलन कोण किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जो आपका आपतित किरण बच्चों, ये PQ आपतित है, अपवर्तित हो गई, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो ये U दिशा में जाएगा। और बच्चों RS आपका निर्गत किरण है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को T पर मिलेंगे बच्चों, जहां पे आपका विचलन कोण बनता है। तो मैंने कहा माना ABC एक प्रिज्म है बच्चों, जिसमें AB और AC, देखिए AB और AC 2 अपवर्तक सतह हैं। अब प्रकाश किरण बच्चों जब यहाँ से चलती है तो PQ जो हो जाती है आपतित किरण, अंदर अपवर्तित किरण QR और RS निर्गत किरण है। प्रिज्म का कोण A है तथा बच्चों प्रिज्म का जो यहाँ पर विचलन कोण है वो डेल्टा है। एक एक चीज बताता हूँ बच्चों। अब जब कोई किरण आपतित होती है तो बच्चों आपतन कोण बनता है, वो आपका है I1 और इसका अपवर्तन कोण R1 हो गया। फिर बच्चों प्रकाश किरण आगे चली, निर्गत हो गई तो निर्गत कोण I2 हो गया, इसके लिए जो आपका अपवर्तन कोण हो गया R2 हो गया। ये चीज आपको पता है कि अपवर्तन की क्रिया जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बच्चों यहाँ पर
किरण जो है अपवर्तित हुई है, तो यहाँ पर जो आपतन कोण के साथ कोण बनता है, आपतित किरण के साथ अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं बच्चों। और निर्गत किरण ये आपका और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण बोलेंगे। भाई आपतित किरण होगी, निर्गत किरण होगी, है ना, अपवर्तित किरण होगी, सारी चीजें होगी, इन्हीं के बीच कोण बनता है बच्चों। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच उसे आपतन कोण, निर्गत किरण है बच्चों, है ना, और अभिलंब के बीच तो निर्गत कोण हो जाएगा। और यदि अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच तो कोण अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, दोनों चीज आपको याद रखना है भाई कि कब आपतन कोण बनता है और अपवर्तन कोण। लंबा चौड़ा हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो लिखना पड़ेगा एग्जाम में वो तो लिखना पड़ेगा। जैसे I1 आपतन कोण है, R1 अपवर्तन कोण है बच्चों, I2 जो है यहाँ पे निर्गत कोण है, लेकिन R2 जो है वो AC सतह के लिए क्या है बच्चों, AC सतह के लिए अपवर्तन कोण है। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। आगे चलें, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है कि विचलन कोण आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका विचलन कोण है, क्योंकि विचलन कोण की परिभाषा है कि यदि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है वही आपका विचलन कोण है। तो यहां पर मैं बच्चों यहां पर लिखता हूं विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण कौन सा है जरा बताओ बच्चों। कोण UTS, एस दिशा में जा रहा है बच्चों तो UTS कर सकते हैं। तो ये आपका विचलन कोण है जो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डेल्टा है बच्चों, है ना, जैसे ये बहिष्कोण कहलाता है, भाई विचलन कोण आपका डेल्टा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि यहां पर लिखिएगा आप लोग, चूंकि जो आपका बच्चों एक त्रिभुज दिखाई देगा, मैं आपको बता दूं कि TQR इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ये जो आपका TQR है इसका बहिष्कोण है। अब आप कहोगे सर बहिष्कोण क्या है, किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो वहां पे जो बाहर कोण बनता है वो बहिष्कोण बनता है। जिससे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बताऊं, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा बच्चों, TQR। तो ये वाला कोण बहिष्कोण है जो डेल्टा है, और बहिष्कोण का प्रगुण है कि सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जो बहिष्कोण है वो उसके सामने जो दो कोण होंगे त्रिभुज के, उन्हीं के कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण का प्रगुण है, याद रखिएगा, बहिष्कोण का प्रगुण है बच्चों। तो चूंकि बहिष्कोण कौन सा बहिष्कोण, जो आपका बच्चों UTS है या डेल्टा है। ठीक है, बहिष्कोण UTS ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। एक तो TQR और दूसरा बच्चों कोण हो जाएगा TRQ के बराबर होगा। अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा बराबर, ये कैसे निकलेगा, तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। यदि इस वाले किरण की बात करें तो आगे जाता है और ये अभिलंब है, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो भाई साहब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये नोट कर लो। फिर से समझना, यदि दो रेखाएं बच्चों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण बराबर होता है। मतलब ये I1 जो है बच्चों, ये पूरा I1 के बराबर होगा। लेकिन बोला ये गया कि आधा का मान R1 है, तो इस छोटे वाले का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर I1 में R1 घटा दो, I1 में R1 क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा I1 माइनस R1। ऐसे आगे भी है बच्चों, आगे भी है, ध्यान रखिएगा। इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो भाई साहब इस वैल्यू के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा कि ये टोटल वैल्यू जो है निर्गत कोण, भाई साहब यहाँ पे निर्गत कोण नीचे बना है ना, जबकि ये यहाँ पे बनना चाहिए। ये है बच्चों I2, ठीक है, ये निर्गत कोण है बच्चों, ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच कोण बनता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं तो यहाँ पर आप कह दोगे कि सर I2 में R2 को घटा दो। थोड़ा समझिएगा, फिर से मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, एक एक पॉइंट चीजें क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने ये कहा कि इस प्रकार से कुछ यहाँ पे डायग्राम है। यहाँ पे बच्चों आपका R2 है, क्या है, R2 है, इसका मान है आपका I2।
अब ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इस वाले कोण का मान निकालना है यदि हमको, तो भाई इसका मान I2 है, तो I2 में R2 को घटा देना है। यहीं पे सबसे दिक्कत होती है लोगों को, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है बच्चों। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा 2 लाइन लिखना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। और हाँ बच्चों, ये सारा चीज नोट्स में बढ़िया प्रॉपर रूप से आपको अपडेटेड मिलता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ले जरूर लें, है ना। I1 का मान और I2 का मान लगभग बराबर होता है, यानी समान होता है। न्यूनतम विचलन का मतलब विचलन का मान बहुत ही कम हो, तो I1 और I2 दोनों बराबर होगा। R1 और R2 भी लगभग R के बराबर होगा, यदि हम बाना की बात करते हैं बच्चों। और न्यूनतम है, मतलब इसके लिए हम न्यूनतम के लिए अलग से विचलन कोण लगाएंगे। अल्पतम विचलन कोण इसे बोलेंगे बच्चों, अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण है। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा 2-4 मिनट और यदि आप समय दे दिए तो ये थ्योरम आपसे बन ही जाएगा। अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है बच्चों, वो डेल्टा M हो गया। I1 की जगह I हो गया, R1 की जगह R हो गया, प्लस का I2 की जगह I हो गया और R2 की जगह R हो गया। मतलब यहाँ पर 2I माइनस 2R हो गया। दोनों को जोड़ दिया हमने तो 2I माइनस 2R हो गया बच्चों। इसको एक समीकरण दे सकते हो क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। डेल्टा M बराबर आ गया 2I माइनस 2R, और ये समीकरण पहला हुआ। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आया बच्चों। न्यूनतम विचलन की स्थिति में बुक में कभी कभी थोड़ा सा लास्ट में ये फैक्ट किया करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में ध्यान रखना बच्चों। ये आपतन कोण है, ये आपका अभिलंब है और ये निर्गत किरण है, तो ये निर्गत कोण बनेगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच ही निर्गत कोण बन सकता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आप सबको पता है कि यदि हम किसी समांतर चतुर्भुज की बात करें या किसी भी चतुर्भुज की बात करें तो अंदर के कोण जितने भी होंगे उनका योग 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के किसी एक कोण का मान यदि बात करें बच्चों तो वो कितना मान होगा। जैसे यदि 90 डिग्री पर है, लंबवत है, तो वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जैसे त्रिभुज के किसी एक कोण की बात करें तो भाई साहब यदि लंबवत 2 रेखाएं हैं उसमें, यानी 2 भुजा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों की यदि हम बात करें तो कौन बच्चा बताएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। यदि मैं इसी त्रिभुज में लेकर चलूं बच्चों, इसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। नीचे वाले त्रिभुज की बात करूं तो नीचे वाले त्रिभुज में भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज OQR में तीनों कोणों का मान बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में ध्यान रखना, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में बच्चों याद रखिएगा, एक कोण R1 है और एक कोण R2 है और एक कोण है OQOR। इसका मान बच्चों 180 डिग्री होगा। मतलब कोण QOR जरूरत यदि पड़ गया तो 180 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये कहां से आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग R1 प्लस R2 और एक कोण ये हो गया। ये कोण कैसे दर्शाएंगे, QOR हो गया। अब ये वाला चतुर्भुज है बच्चों AQOR। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि चतुर्भुज AQOR में कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा कि इसका मान कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसके लिए अपन को ये फंडा लगाएंगे कि इसमें एक आपका कोण A हो जाएगा, कोण हो जाएगा AQO हो जाएगा, फिर सर कोण ARO हो जाएगा, ARO लगाना है और हमने RO लिख दिया। यहाँ पे A लिखना पड़ेगा भाई, कैसे लिख दें, A कोण ARO, ठीक है, प्लस
कोण QOR बराबर 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, कोण ए तो कोण ए ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोण ए तो कोण ए ही है। यहाँ पे ये आपका अभिलंब होता है तो 90 डिग्री है, ये भी आपका अभिलंब है बच्चों, ये अभिलंब होता है तो 90 डिग्री है। और कोण QOR हमने निकाला है कितना, 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर हो गया 360 डिग्री। अब बच्चों 90 90 180 180 360, तो कोण A माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 माइनस 360। खत्म, खल्लास, खल्लास बेटा खल्लास। तो यह आ गया कोण A बराबर R1 प्लस R2, या बच्चों या हम कोण A बराबर R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास कोण A का मान। न्यूनतम विचलन की स्थिति आपने पढ़ाई है कि न्यूनतम विचलन स्थिति में क्या होता है। न्यूनतम विचलन स्थिति में R1 के जगह R लिखेंगे, ये भी R हो जाएगा बराबर 2R, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2R। तो R बराबर कितना होगा A/2। R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों A/2। R बराबर क्या हो जाएगा A/2। R बराबर क्या होगा बच्चों A/2। और हमने समीकरण 1 में निकाला है, समीकरण 1 में निकाला है डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R। तो विचलन कोण हमारे पास R का मान निकल कर आ गया, लेकिन हमारे पास I का मान तो निकल कर आया ही नहीं। तो I का मान कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो विचलन कोण I का मान निकालने के लिए अपन समीकरण 1 से I का मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से डेल्टा M बराबर आया था 2I माइनस 2R। बच्चों यहाँ पे देखो 2I रहने दीजिए, लेकिन 2R का मान कितना है A है बच्चों, तो पक्षांतर होगा तो 2I बराबर हो जाएगा डेल्टा M प्लस A या A प्लस डेल्टा M। और I बराबर दिया आपसे कोई पूछ दे तो बोलो सर A डेल्टा M/2 हो जाएगा। तो ये I का मान आ गया है, ये I का मान आ गया है। अरे भाई अब तो कहानी खत्म, कहानी खत्म, व्यंजक हो गया। बोले सर व्यंजक कैसे हो गया, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर साइन I बटा साइन R, म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। तो भाई साहब साइन I का मान बता दो A प्लस डेल्टा M/2, और R का मान बता दो सर, R का मान है A/2। और यही आपका अभीष्ट व्यंजक है, यानी म्यू का मान है, म्यू का मान है साइन A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइड बाय साइन A/2। ठीक बच्चों, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक है। थोड़ा सा समय लगा है स्टेप बाय स्टेप करने में, लेकिन चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ बच्चों, आप लोगों को पूरा क्रम से नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर मैंने बता ही दिया है, 96 85 29 91 49 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो ज़रूर कांटेक्ट कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।